नमस्कार, मैं पूजा भारतीय। हमने अपने पिछले वीडियो में रोज नामचा के उपविभाजन के बारे में पढ़ा था, यानी कि सब डिवीजन ऑफ जर्नल, है ना। उसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन से सब डिवीजन हम करते हैं। एक तो रोकड़ बही, है ना, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, क्रय बही, यानी कि कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, है ना। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और मैंने कहा था इसके आगे हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो इसको और विस्तार में हमें पढ़ना है। आज मैं टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ रोकड़ बही। रोकड़ बही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा लंबा भी है, क्योंकि इसके भी काफ़ी सारे काइंड्स हैं जिनको सभी को हमको पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोकड़ बही स्टार्ट करते हैं। रोकड़ बही देखो, नाम से ही पता चल रहा है, रोकड़ बही वो बही जिसमें रोकड़ से संबंधित सारे लेन देन रखे जाते हैं। यानी कि हमारा कोई भी लेन देन जो रोकड़ में हो रहा है, यानी कि मुद्रा में हो रहा है, जिसमें हम पैसे दे रहे हैं, किसी को धन दे रहे हैं, वो सारे लेन देन रोकड़ बही में आते हैं, ठीक है। अब ये रोकड़ बही जो है, ये वैसे तो रोज नामचा जब हम बनाते हैं उसमें 5 खाने बनाते हैं, ठीक है। उसमें कोई पक्ष नहीं होते, ऋणी धनी होते हैं, धनराशि के लिए होते हैं। वैसे विवरण के लिए कोई 2 पक्ष नहीं होते हैं ना, एक ही में हम सारे ऋणी भी लिखते हैं, धनी भी लिखते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, ये है तो प्रारंभिक लेखे की ही पुस्तक, लेकिन इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक होता है ऋणी और एक होता है धनी। जो बायां पक्ष होगा वो होता है ऋणी और जो दायां पक्ष होता है वो होता है धनी। जो ऋणी पक्ष है उसको हम कहते हैं रिसीप्ट्स, यानी कि प्राप्तियां, और जो दायां पक्ष है उसको हम कहते हैं पेमेंट्स, यानी कि भुगतान। यानी कि एक पक्ष होता है प्राप्तियों का और एक पक्ष होता है भुगतान का। अब आसानी से समझ में आ रहा होगा कि रोकड़ बही के एक पक्ष में जितनी भी हमारी प्राप्तियां होती हैं, जो भी रोकड़ हमें प्राप्त हो रही होती है, जिस भी तरीके से, मतलब जिस भी मद से, ठीक है, वो सारी मदें हम किस में लिखते हैं, इसके प्राप्ति वाले पक्ष में, यानी कि ऋणी पक्ष में। जहां हम भुगतान कर रहे होते हैं, तो जिस मद में हम भुगतान कर रहे हैं वो सब हम कहाँ लिखते हैं, इसके धनी पक्ष में, यानी कि इसके भुगतान वाले पक्ष में, ठीक है। तो एक साइड हमारी सारी इनकम आ जाती है, एक साइड हमारे सारे एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं, वो जो कि रोकड़ में हो रहे हैं, जिसका कि हमने भुगतान किया है या फिर जो हमें भुगतान में मिल गए हैं, ठीक है। लेकिन रोकड़ से संबंधित लेन देन हुए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उधार हुए हों तो भी हम उधार लेन देन इसमें नहीं लिखते हैं। और देखो, इसकी एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि ये बनाने के बाद हमको खाता बही में अलग से रोकड़ खाता बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये पर्याप्त होता है। नॉर्मली वैसे ही बन रहा है ना जैसे हम रोकड़ खाता बनाते हैं, ठीक है। इसके बारे में कार्टर ने लिखा है, ये प्रारंभिक लेखे की वह पुस्तक है जिसमें मुद्रा में प्राप्तियां और भुगतान का लेखा किया जाता है। यानी कि वो प्राप्तियां और भुगतान जो कि मुद्रा में हो रहे हैं, उनका लेखा किस में करते हैं, हम रोकड़ पुस्तक में करते हैं। इसकी परिभाषा को मैं लिख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे परिभाषा भी लिख दी है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनको मैंने विशेषता के रूप में लिखा है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। कार्टर ने जो परिभाषा दी है वो ये है कि ये, यानी कि रोकड़ बही, यानी कि कैश बुक, ये प्रारंभिक लेखे की वह पुस्तक है जिसमें मुद्रा की प्राप्तियों तथा भुगतानों का लेखा किया जाता है। यानी कि हम किसका लेखा करते हैं, प्रारंभिक लेखे की इस पुस्तक रोकड़ बही में मुद्रा की प्राप्तियों, यानी कि जिसमें हम मुद्रा को प्राप्त कर रहे हों, मुद्रा के भुगतानों, यानी कि जिसमें कि हम मुद्रा को दे रहे हों, ठीक है, वो सारे लेखे हम इसमें करते हैं। किसके अनुसार, ये किसने कहा है, ये कहा है कार्टर ने, ठीक है। बहुत ईजी सी परिभाषा है इनकी और ईजी से वर्ड चूज करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विशेषताओं की बात करते हैं। तो देखो, पहली विशेषता मैंने लिखी है नकद लेन देन, यानी कि कैश ट्रांजैक्शन। इसमें जो भी नकद लेन देन होंगे हम केवल उन्हीं का लेखा करेंगे। शुरू से ही बताते चले आ रहे हैं रोकड़ बही के लिए, ठीक है, नाम ही उसका रोकड़ बही है। तो जो भी रोकड़ी लेन देन होंगे, जिसमें कि रोकड़ का लेन देन हो रहा होगा, नकद का लेन देन हो रहा होगा, जो उधार नहीं होंगे, वो सारे ट्रांजेक्शन्स हम कहाँ लिखेंगे, रोकड़ बही में, ठीक है। दूसरी चीज़, 2 पक्ष, इसमें 2 पक्ष होते हैं। जैसे कि लेजर जब हम बनाते हैं उसमें 2 पक्ष होते हैं, वैसे ही इसमें भी 2 ही पक्ष होते हैं। मतलब ये है तो प्रारंभिक लेखे की पुस्तक, लेकिन इसमें 2 पक्ष होते हैं, ठीक है। अब आगे शेष, इसमें बैलेंस जो बचता है, देखो इसमें क्या है ना, हम रोज बैलेंस निकालते हैं या फिर एक टाइम निश्चित कर लेते हैं, उस टाइम के बाद इसमें बैलेंस निकालते हैं, हमें ये पता चले ताकि कि हमारे पास कितना कैश बचा हुआ है। इसमें जब भी शेष बचेगा, ठीक है, वो हमेशा आपके धनी साइड में बचेगा, मतलब धनी साइड में लिखा जाएगा। शेष आपका ऋणी होगा, ठीक है, ऋणी शेष हमेशा धनी साइड में लिखा जाएगा। अब जब आप उसको अगली बार दोबारा से शुरू करोगे रोकड़ बही को बनाना, यानी कि जब आप उसको दोबारा से स्टार्ट करते हो नेक्स्ट डे या फिर जब भी आपने निर्धारित कर रखा है, उसमें आप जो आपका शेष पिछला बचा हुआ होगा वो आप इसके
ऋणी पक्ष में लिखोगे। वैसे ही टू बैलेंस कैरिड डाउन, या फिर इंग्लिश हिंदी में अगर आप लिखोगे तो शेष आगे लाएं। ठीक है, इस तरीके से करके हम लिखेंगे। तो शेष जो है ये हम कैसे लिखते हैं, हमारा जो पिछला शेष है उसको हम ऋणी पक्ष में लिखते हैं, शेष नीचे लाए या फिर आगे लाए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो इस वाले टाइम में, मतलब जब हम अभी कर रहे हैं एंट्रीज सारी, अब जो बैलेंस बचेगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, इसके धनी पक्ष में, क्योंकि ये हमेशा ऋणी का ही शेष बचता है। ठीक है, ऋणी का शेष बचेगा तो हमेशा धनी पक्ष में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए या फिर शेष नीचे ले गए। आगे बढ़ते हैं, प्राप्तियां और भुगतान। जैसे कि हमने भी ऊपर पढ़ा, इसमें दो पक्ष होते हैं, टू साइड्स होती हैं। एक पक्ष को हम कहते हैं प्राप्तियां और एक पक्ष को हम कहते हैं भुगतान। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक पक्ष में हम सारी प्राप्तियां लिखते हैं, जो भी रुपए हमें प्राप्त हुए होते हैं जिस भी मद से, वो सारी मद लिखकर उसके आगे वो अमाउंट लिखते हैं जो हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है राम प्रकाश, उससे हमें 100 रुपये मिले, तो हम इसमें, क्योंकि हमें मिल रहे हैं, तो हम इसमें कौन से पक्ष में लिखेंगे, रिसीप्ट्स यानी कि प्राप्तियों वाले पक्ष में, यानी कि इसके ऋणी पक्ष में। ऋणी पक्ष में लिखेंगे राम प्रकाश का नाम और उसके आगे लिख देंगे 100 रुपये। ठीक है, ऐसे ही हमने अगर राम प्रकाश को 100 रुपये दिए हैं तो हम क्या करेंगे, तो इसको पेमेंट्स वाले पक्ष में यानी कि भुगतानों वाले पक्ष में यानी कि धनी वाले पक्ष में लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे और उसके आगे इसके अमाउंट लिखेंगे, क्या, राम प्रकाश का नाम और उसके सामने 100 रुपये। अब लिखने का तरीका क्या है, वही है टू और बाई करके लिखना है। ठीक है, हम अगर ऋणी पक्ष में लिखेंगे तो लिखेंगे टू राम प्रकाश, और अगर हम धनी पक्ष में लिखेंगे तो लिखेंगे बाई राम प्रकाश। हिंदी में अगर हम लिख रहे हैं तो लिखेंगे राम प्रकाश का इसके ऋणी पक्ष में और राम प्रकाश से इसके धनी पक्ष में। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, छूट। तो इसमें छूट के लिए अलग से खाने बनाए जाते हैं जिसमें कि हम छूट का लेखा करते हैं। सेम वैसे ही बैंक के लिए भी, बैंक का भी लेखा हम इसी में करते हैं, छूट का भी इसी में करते हैं, दोनों ही कैश में होते हैं क्योंकि। तो छूट के लिए भी हम अलग से अमाउंट का खाना बनाते हैं, सारे खाने अलग नहीं बनाते, अमाउंट का खाना अलग बनाते हैं। ऐसे बैंक के लेके करने के लिए बैंक के अमाउंट का खाना हम अलग बनाते हैं इसमें। ठीक है, अब उपयुक्तता किसके लिए उपयुक्त है, ये छोटे व्यापारियों के लिए भी उपयुक्त है और बड़े व्यापारियों के लिए भी उपयुक्त है, दोनों ही से बना सकते हैं और बनाते ही हैं। ठीक है, प्रमुख पुस्तक क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये प्रारंभिक लेखक की प्रमुख पुस्तक है, सबसे प्रमुख पुस्तक है। कौन सी, कैश बुक। ठीक है, आगे देखो, विश्वास पात्र व्यक्ति। तो ये काम देखो रोकड़ से संबंधित हो रहा है, तो जो व्यक्ति ये रोकड़ वाले लेन देन करेगा, अगर वो हमारा विश्वास पात्र नहीं होगा तो वो जरूर कुछ ना कुछ घपला करके कुछ गड़बड़ कर सकता है। ठीक है, तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति को ये कार्य सौंपना चाहिए जो कि बहुत विश्वास पात्र हो। तो कोई विश्वास पात्र व्यक्ति ही इस कार्य को करता है। ठीक है, बाकी तो विश्वास पात्र अगर हमारा है और उसके मन में कोई लालच आ गया तो हम कुछ कर नहीं सकते, कर सकते हैं कार्यवाही अगर पकड़ा जाता है तो। ठीक है, वैसे तो नहीं कर सकते ना, तो पर फिर भी हम अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को ही ये कार्य सौंपते हैं। तो मुझे लगता है ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ये परिभाषा भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम इसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। रोकड़ बही के 4 प्रकार हैं, कौन कौन से वो मैं लिख देती हूँ, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने रोकड़ बही के प्रकार लिखे हैं। मैंने आपको बताया था 4 प्रकार होते हैं, तो देखो 4 प्रकार लिखे हैं, एक खाने वाली, दो खाने वाली, तीन खाने वाली और 4 खुदरा। तो जो इनके प्रकार है वो उनके नंबर से ही पता चल रहे हैं। ठीक है, पहले नंबर पे मैंने लिखा है एक खाने वाली, जिसमें सिर्फ एक ही खाना होता है रोकड़ का। ठीक है, एक खाने वाली का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ रोकड़ का एक ही खाना होता है, अलग अलग खाने अलग अलग रोकड़ के हिसाब से नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, छूट के लिए अलग खाना होता है, बैंक के लिए अलग खाना होता है रोकड़ का यानी कि धनराशि का। तो ऐसा नहीं है, इसमें एक ही धनराशि का खाना होता है जिसमें आप रोकड़ भी लिखते हो, बैंक की भी अमाउंट लिखते हो और जो छूट मिली या दी गई होती है उसके बारे में भी लिखते हो। लिखते वैसे ही हैं, प्राप्तियों वाले में प्राप्ति लिखेंगे और भुगतान वाले में भुगतान लिखेंगे। ठीक है, इसका प्रारूप भी यहाँ पे बना के दिखा लेते हैं, आज हम इसी की बात करेंगे। ठीक है, बाकी भी अपने आप ही स्पष्ट हो रहे होंगे। 2 खाने वाली में ऑब्वियसली 2 खाने होते होंगे रोकड़ के लिए, 3 खाने वाले में ऑब्वियसली 3 खाने होते होंगे, लघु थोड़ा अलग लगेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम तीनों के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम सिंगल कॉलम की ही बात करते हैं। सिंगल कॉलम यानी कि एक खाने वाली रोकड़ बही, इसको हम एक स्तंभीय रोकड़ बही भी कहते हैं। ठीक है, या इसे सिंपल कैश बुक भी कहते हैं।
इसका प्रारूप मैं यहाँ पे बना के दिखा दे रही हूँ। ठीक है, तो ये इसका प्रारूप है, मतलब हम किस तरीके से इसको बनाते हैं। तो देखो, एक साइड तो रिसिप्ट्स की होती है और एक साइड होती है पेमेंट्स की। हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष ना, बायां पक्ष कौन सा होता है? रिसिप्ट्स का यानी कि प्राप्तियों का, और दायां पक्ष होता है पेमेंट्स का यानी कि भुगतान का। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, डेट में तो पता ही है सबको, हम वही डेट लिखते हैं जिस डेट में वो लेन देन हुआ होता है, जिसके बारे में हम इसमें लिख रहे हैं। ठीक है, विवरण में हम वो लेन देन जिस मद में हो रहा है उस मद का नाम लिखते हैं। ठीक है, पता ही है इसके बारे में सबको। खाता पृष्ठ संख्या, इसके पहले आता है वीएन है ना। वीएन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले जो पता है हम उसके बारे में बात कर ले रहे हैं। तो इसके बाद आता है एलएफ नंबर यानी कि लेजर फोलियो यानी कि खाता पृष्ठ संख्या। इसके बारे में भी हम जानते हैं। यहाँ पे उस पेज का नंबर लिखा जाता है जिस पर यहाँ से खतौनी की जा रही है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ से खाता बही में खतौनियाँ की जाती हैं। और पहले मैंने बताया था कि इसमें इसको बनाने के बाद खाता बही में खाता बही में रोकड़ खाता बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम कौन से खाते में खतौनी कर रहे होंगे इसके बारे में हम भी बात करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। फिर धनराशि, तो जो मद हमने यहाँ पे लिखी है उससे रिलेटेड जो भी धनराशि है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर वापस वही चीज़ आ गई। तो दिनांक, यहाँ पे प्राप्तियाँ आ जाएंगी, यहाँ पे भुगतान आ जाएंगे। यहाँ पे तो प्राप्तियाँ लिखनी है ना हमें, लिखना उसी तरीके से है। तो सेम यही वाले वापस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, डेट, पार्टिकुलर्स, वीएन, एलएफ नंबर और अमाउंट। अब ये वीएन क्या है? प्रमाणक संख्या यानी कि वाउचर नंबर। तो जो भी हमारे लेन देन हो रहे हैं, अगर हम भुगतान कर रहे हैं तो हमने उसको कोई रिसीप्ट दी होगी, जिसको भी हम भुगतान कर रहे हैं, है ना, रिसिप्ट तो दी होगी, उसको कोई पर्ची तो दी होगी ना, उसका नंबर हम लिखेंगे। अगर हम भुगतान कर रहे हैं तो उसका नंबर यहाँ लिखेंगे, वाउचर नंबर के नीचे या प्रमाणक संख्या के नीचे। ठीक है, अगर हमें किसी ने भुगतान किया है तो भी उसने हमको कोई रिसिप्ट दी होगी, कोई पर्ची दी होगी लिखकर, है ना, उसमें उसका नंबर वगैरह सब लिखा होगा। तो उसका जो नंबर होगा, प्रमाणक संख्या, वो हम यहाँ लिखेंगे अगर हमें कुछ रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा सबको, बहुत ही ईजी है। और बस एक ही चीज़ इसमें एक्स्ट्रा है जो कि खाता बही में नहीं होती है, वो इसमें है वाउचर नंबर। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से, और ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा सबको। खाता बही में जो हम रोकड़ खाता बनाते हैं वो, और रोकड़ बही थोड़ा सा डिफर लगा ना, उसमें हम वाउचर नंबर नहीं लिखते हैं, लेकिन इसमें हम लिख रहे हैं। ठीक है, ताकि इससे हमको ये पता रहता है कि हमने कौन सी, उसमें वाउचर नंबर कौन सा पड़ा हुआ है, और उस वाउचर नंबर में सारी डिटेल्स हमको मिल जाएगी अगर हमें कभी चेक उससे करना होगा तो। दूसरी बात ये है कि हम इसको लगभग रोज़ बनाते हैं ज़्यादातर, ताकि हम अपनी रोकड़ का मिलान कर सकें, हमारे हाथ में जो बची हुई है वो और जो इसमें बैलेंस निकल कर आ रहा है वो एक सा है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसमें कहाँ गड़बड़ी हुई है, या हमारे हाथ से कैश कहाँ चला गया। ठीक है, क्योंकि कैश इसमें ज़रूर बचता है भाई, हम अपना उतना ही तो खर्च कर सकते हैं जितना कि हमारे पास होगा। ज़ीरो बचेगा या फिर तो, लेकिन कभी भी माइनस में नहीं आएगा, यानी कि कभी भी आपका शेष क्रेडिट में नहीं आएगा, धनी में नहीं आएगा। मतलब लिखा तो धनी में ही जाएगा, लेकिन वो धनी का शेष नहीं होगा, वो ऋणी का शेष होता है ना। ऋणी का शेष है तभी तो हम धनी में लिख रहे हैं। तो हमेशा इसका शेष जो लास्ट में बचेगा वो ऋणी पक्ष में लिखा रहेगा। सबसे पहले जो हम शेष लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं, जो पिछला शेष होता है। पिछला शेष यानी कि पिछला बैलेंस हम यहाँ लिखते हैं। अब जो आगे आज का शेष आएगा, यानी कि अब जो बना रहे हैं हम ये वाला प्रारूप, इसमें जो अब शेष आएगा वो हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ सबसे लास्ट में। यहाँ तो हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे सबसे लास्ट में। शेष हमेशा यहाँ से आगे जाएगा, यहाँ से आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे आगे लाया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से सबको, और सब पूरी बात क्लियर हो गई होगी, ये भी सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे मैंने आपको बताया खाता में खतौनी के बारे में। हमने यहाँ पे खतौनी के लिए तो लिख रखा है खाता पृष्ठ संख्या, यानी कि इसकी खतौनी होती है। तो इसकी खतौनी के बारे में बात कर लेते हैं। खतौनी इसकी कैसे होती है? देखो, यहाँ पे जो भी मदें लिखी होंगी, यहाँ पे जो भी मदें लिखी होंगी उनके तो खाते बनेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि हमें राम प्रकाश से 100 रुपये मिले, तो हमने यहाँ पे राम प्रकाश लिखा होगा, रिसीव हुए तो हमने यहाँ पे लिखा होगा टू राम प्रकाश। तो राम प्रकाश का तो खाता बनेगा ना। तो जहाँ राम प्रकाश का खाता बनाएंगे वहाँ यहाँ से देखकर खतौनी करेंगे। ठीक है, पहले हम कहाँ से देख के कर रहे थे? रोज नामचे में से, पर अब तो ये रोज नामचे में आ नहीं रहा है क्योंकि हमने इसको अलग बना दिया है ना। अब यहाँ से खतौनी होगी खाता बही में।
वही सेम हम रखेंगे अपना प्रोसीजर। जैसे हम खाता बही में खतौनी कर रहे थे रोज नामचा से, ऐसे ही क्योंकि ये प्रारंभिक लेखक की पुस्तक है, यहाँ से खतौनी करेंगे, क्योंकि वो राम प्रकाश जिन्होंने हमको कैश में भुगतान किया है वो रोज नामचे में हमने नहीं लिखा होगा, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम खतौनी करेंगे राम प्रकाश के खाते में, जो राम प्रकाश का हम खाता बनाएंगे। ठीक है, कैश से रिलेटेड जो भी उनके ट्रांजैक्शंस होंगे जिसको कि हमने कैश बुक में लिखा होगा, उसकी खतौनी हम कैश बुक से करेंगे। ठीक, ऐसे ही यहाँ की मदों के लिए भी हम बनाएंगे। अब इसको खतौनी करनी कैसे है उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, लिख कर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, तो हमें खतौनी कैसे करनी है उसके बारे में लिखा है। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर प्रारंभिक व अंतिम लेखे। तो प्रारंभिक और अंतिम लेखे जो हम इसमें लिखते हैं, यानी कि जो वो शेष, पिछला शेष आगे लाए और शेष आगे ले गए, जो हम लिखते हैं उसकी खतौनी हम कहीं नहीं करते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई खाता नहीं खोला जाता है, बैलेंस का थोड़ी ना कोई खाता खोला जाता है। जो खाते खोले जाएंगे उन्हीं की तो खतौनी करेंगे। तो बैलेंस जो होते हैं हमारे, प्रारंभिक और अंतिम शेष जो होते हैं, उनका कहीं पे भी खतौनी, उनकी कहीं पे भी खतौनी नहीं करते, उनकी कहीं पे भी पोस्टिंग हम नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, संबंधित खाते। तो जो भी इसमें मदाई होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी खाते होते हैं उसमें खतौनी करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था राम प्रकाश का हमने खाता खोला होगा, तो हम उसके बारे में यहाँ से देख लेंगे और वहाँ से उसकी खतौनी कर देंगे। खाता खोला ज़रूर होगा क्योंकि उसके साथ में हमारे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। ठीक है, इसके बाद प्राप्ति की खतौनी और भुगतान की खतौनी, उल्टा पक्ष लिखा हुआ है मैंने। हम प्राप्ति की जो भी खतौनियाँ करते हैं, हमने जो रोकड़ बही बनाई होती है, प्राप्ति हमने किस पक्ष में लिखी होती है? ऋणी पक्ष में लिखी होती है। तो देखो, ये बात तुमको पता है कि जिस भी खाते को हम बनाते हैं उस खाते में उसका नाम नहीं आता है। जैसे हम राम प्रकाश का खाता बना रहे हैं तो उसमें राम प्रकाश का नाम नहीं आएगा। तो किसका नाम आएगा भाई? हम कहाँ से खतौनी कर रहे हैं ये देखना पड़ेगा ना। हम कहाँ से खतौनी कर रहे हैं? रोकड़ पुस्तक में से, तो वहाँ पे रोकड़ का नाम आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा होगा टू राम प्रकाश। अगर प्राप्तियों में से हम देखेंगे तो हमने क्या लिखा होगा? टू राम प्रकाश। तो वहाँ उल्टे पक्ष में लिखेंगे राम प्रकाश से रिलेटेड जो भी खतौनी करेंगे हम। वहाँ कौन से पक्ष में लिखेंगे? हम धनी पक्ष में लिखेंगे, बाई कैश। ठीक है, अब आप यहाँ पर ही देख लो, अगर हम यहाँ पे इसकी खतौनी करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा होगा, मैं ऐसे ही प्रारूप बना दे रही हूँ हल्का सा, हमने यहाँ पे लिखा होगा टू राम प्रकाश। ठीक है, यहाँ ये हम बना रहे हैं कैश बुक। यहाँ और भी खाने होते हैं आई नो, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है टू राम प्रकाश, यहाँ पे ये हम बना रहे हैं कैश बुक। तो अगर हम इसको इस तरीके से पढ़ें कैश बुक के साथ में, तो हमारी जो एंट्री बन रही होगी वो क्या बन रही होगी? कैश के आगे बुक हटा देते हैं, कैश टू राम प्रकाश, ये तो बन रही होगी हमारी एंट्री, कैश टू राम प्रकाश। इसी के अकॉर्डिंग हम अगर खतौनी करेंगे तो कहाँ करेंगे? हमें दिख रहा है ना खतौनी में क्या आ रहा है? कैश टू राम प्रकाश के खाते में कर रहे हैं, तो राम प्रकाश के ऑपोजिट पक्ष में क्या आ रहा है? कैश ऋणी में। तो वहाँ कहाँ आएगा? इसके राम प्रकाश के खाते में। हम उसके अपोजिट पक्ष में तो लिखते हैं, तो वहाँ किस में आएगा? धनी में आएगा, है ना। धनी में किस तरीके से आएगा? धनी में हम बाई करके लिखते हैं। जो भी चीज़ हमारी ऋणी में जाती है उसको हम टू करते हैं, और जो धनी में जाती है उसको हम बाई करते हैं। क्रेडिट साइड में बाई लिखते हैं और डेबिट साइड में हम टू लिखते हैं। हिंदी की अगर हम बात करें तो हम इसको क्योंकि धनी में लिखेंगे, देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ हिंदी में? राम प्रकाश का। अब इसको पढ़ के देखो, कैश, यहाँ पे रोकड़ बुक आ जाएगी, रोकड़ बुक या रोकड़ बही या रोकड़ पुस्तक, कुछ भी कह सकते हो आप। इसको हटा लो यहाँ से, क्या बचता है? रोकड़। तो हमारी क्या प्रविष्टि बनी होगी? इसके साथ में मिलाकर अगर देखें तो रोकड़ राम प्रकाश का। साफ पता चल रहा है ना कि हम इसको ऋणी कर रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं? धनी कर रहे हैं। ठीक है, हमारी एंट्री बन रही है कैश डेबिट टू राम प्रकाश, यानी कि रोकड़ खाता ऋणी राम प्रकाश का। ठीक है, अब जो राम प्रकाश का खाता जब हम बनाएंगे तो उसके खाते के ऋणी पक्ष में तो लिखेंगे नहीं, हम उसके अपोजिट पक्ष में तो लिखेंगे। यहाँ पे ऋणी हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? धनी होगा। धनी में हम क्या लिखेंगे? राम प्रकाश का नाम तो लिखेंगे ही नहीं, क्या लिखेंगे? रोकड़ लिखेंगे। रोकड़ से इंग्लिश में लिखेंगे तो बाई कैश अकाउंट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इस साइड की बात कर लें, अगर हमें राम प्रकाश से भुगतान मिला नहीं है, हमने राम प्रकाश का भुगतान किया है, तो इस साइड में आया होगा, हमने लिखा होगा इंग्लिश में बाई राम प्रकाश, राम प्रकाश।
है। हिंदी में अगर हमने लिखा होगा तो राम प्रकाश से, बाई को हम से ही तो लिखते हैं। अब अगर हम खाता बना रहे हैं तो हम इसको कैसे एंट्री में देखेंगे, तो देखो जो यहाँ पर आया होता है उससे इसको हम 2 में डालते हैं, इसके साथ में हम देखेंगे तो ये चीज हमेशा हमारी ऋणी रही होती है। तो हमारी जो प्रविष्टि बन रही होगी जर्नल में अगर हम देखें तो क्या बनेगी, राम प्रकाश ऋणी रोकड़ खाते का, ये हमारी प्रविष्टि बनेगी। देखो क्योंकि यहाँ पे का नहीं आ रहा है ना, तो हम इसके आगे का लगा देंगे। इंग्लिश में अगर आप बात करें तो यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, बाय आ रहा है, तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे। हमारी एंट्री बन जाएगी राम प्रकाश टू कैश। अब उसके अकॉर्डिंग देख लो, ऐसे तो खाता बही में खतौनी करना आता ही है ना, तो उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो फिर हमारा कैश कहाँ जाना चाहिए, राम प्रकाश के खाते में, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है 2 में आ रहा है, तो वहां पे किस में जाएगा, बाई में जाएगा, उल्टा हो जाता है ना। ये चीज क्लियर शायद हो रही होगी, और बहुत कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो नॉर्मली इससे ऐसे समझो कि ये जिस पक्ष में होते हैं उसके ऑपोजिट साइड में हम वो नाम लिखते हैं जो कि यहाँ लिखा होता है। यहाँ पे हमेशा रोकड़ ही लिखा होगा क्योंकि हम रोकड़ बुक बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम राम प्रकाश का खाता बना रहे हैं खाता बही में और यहाँ से खतौनी कर रहे हैं कैश बुक से, तो राम प्रकाश की अगर हम रिसीव वाले पक्ष में देख रहे हैं, यानी कि हम प्राप्तियों वाले पक्ष में देख रहे हैं, तो इसकी खतौनी हमेशा धनी पक्ष में करेंगे हम रोकड़ नाम से राम प्रकाश के खाते में, ठीक है। और अगर हम इसके ये वाला पक्ष देख रहे हैं पेमेंट यानी कि भुगतान वाला, तो इसकी खतौनी हमेशा हम इसके धनी ऋणी पक्ष में करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे धनी हो रहा है, इसके हमेशा ऑपोजिट लेके चलना है इस नाम को, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। अगर नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं इसको फिर से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो ये दोनों ही पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गए। आगे मैंने लिख भी दिया है उल्टा पक्ष। मुझे लगता है अच्छा वीडियो रहा होगा, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और हेल्पफुल रहा होगा। अगली बार हम बात करेंगे 2 खाने वाली रोकड़ बही के बारे में, और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हमारी साधारण रोकड़ बही है, यानी कि 1 खाने वाली रोकड़ पुस्तक, ठीक है, या 1 स्तंभीय रोकड़ पुस्तक भी हम इसको बोलते हैं। 1 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं इसको, सिंपल कैश बुक भी कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर कोई भी जानकारी ऐसा लग रहा है कि मैंने कंप्लीट नहीं बताई है या फिर आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। थैंक यू।